बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का इतिहास पोर्शन देखते हैं क्या है। पहला पाठ है पुनर्जागरण, और उसका लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम लोग। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे, पूरा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे हम लोग। सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे उसको, और जो भी देखिए आप लोग उसको लर्न करते चलिए, कल पे मत टालिए। कल क्या होगा वो तो गवर्नमेंट जानते हैं कि कौन सा रूल होगा, क्या रेगुलेशन होगा, कैसे हम लोग का एग्जाम, आप लोग के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, लेकिन अपनी तैयारी हम लोग जारी रखेंगे। और चलिए इसको सुनते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, कंठस्थ करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? इसके उदय के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। झटपट देखते हैं। अज्ञानता के गहन अंधकार में सोई मानवता का नींद से जागकर नवीन परिवर्तनों के पथ पर आगे बढ़ना ही पुनर्जागरण कहलाता है। मानव मात्र ने स्वर्ग और नरक की छाया से निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सोचना प्रारंभ कर दिया। इसी विचारधारा ने उसकी सभ्यता को पुनर्जन्म देकर जागृत किया। एक विद्वान है एडगर स्वेन। एडगर स्वेन के शब्दों में पुनर्जागरण वह बौद्धिक परिवर्तन है। पुनर्जागरण वह बौद्धिक परिवर्तन है जो मध्य युग से आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर होता है। पुनर्जागरण के दो उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। धर्म युद्ध। पहला है धर्म युद्ध। धर्म प्रचार और तीर्थ स्थानों को लेकर तुर्कों और ईसाइयों में जो धर्म युद्ध हुए, उनसे उत्पन्न नवीनतम विचारों ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। दूसरा है ईसाई विद्वानों का इटली में प्रवेश। ईसाई विद्वानों का इटली में प्रवेश 1433 ईस्वी में तुर्कों ने जैसे ही कुस्तुनतुनिया पर अधिकार जमाया, ईसाई विद्वान अपनी विज्ञान की पुस्तकों और प्रतिभा के साथ इटली पहुंच गए। इटली की अनुकूल परिस्थितियों ने पुनर्जागरण को अंकुरित, पल्लवित होने और फलने का अवसर दे दिया। दूसरा प्रश्न है, इटली ने पुनर्जागरण के उदय के लिए उत्तरदायी 3 कारण स्पष्ट कीजिए। इटली में पुनर्जागरण के उदय के लिए उत्तरदायी 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो पहला और दूसरा कारण आप लोगों ने देख लिया था, और इसमें तीसरा कारण हम देख लेते हैं। नवीन आविष्कारों की श्रृंखला। वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कारों की श्रृंखला प्रस्तुत की और नवीन विचारों का सृजन कर पुनर्जागरण को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्रदान किया। तीसरा क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण के यूरोप के जनजीवन पर पड़ने वाले 3 प्रभाव लिखिए। पुनर्जागरण के यूरोप के जनजीवन पर पड़ने वाले 3 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति, यानी पुनर्जागरण के फलस्वरूप आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति हुआ। पुनर्जागरण ने वाणिज्यवाद को जन्म देकर तत्कालीन जनमानस को विदेशी व्यापार तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। पहला लाभ हुआ, पहला जो प्रभाव था वो दिखा। और दूसरा देखते हैं। दूसरा है सामाजिक कुरीतियों का अंत। पुनर्जागरण ने सामंतवाद, कुरीतियों, अंधविश्वासों और पाखंडों का अंत करके समाज को इन दोषों से निर्मल बना दिया। यानी जो समाज में तमाम तरह के दोष व्याप्त थे, सभी लोग तानाशाह बने हुए थे। अंधविश्वासों को लेकर के जो धर्म के ठेकेदार थे, वह जनता को भ्रमित कर रहे थे, समाज में तमाम तरह की परेशानियां पैदा कर रहे थे। उन सब का क्या हो गया? अंत हो गया। तीसरा है धार्मिक क्षेत्र में सुधार। मार्टिन लूथर किंग ने पोप और गिरजाघर के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलाकर, यानी मार्टिन लूथर किंग ने जो पोप थे, पादरी थे, गिरजाघर यानी चर्च के जो पादरी थे, उनके विरुद्ध जो है एक धर्म सुधार आंदोलन चलाया। उसका नाम था प्रोटेस्टेंट
धर्म सुधार आंदोलन। इसके तहत क्या हुआ, धर्म को आडंबरों और अतार्किक बंधनों से मुक्त कर दिया। उसने जो है बहुत ही तार्किक ढंग से उनका खंडन किया जो कि सामाजिक प्रगति में बाधक थे, सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह के प्रगति में बाधक थे, तो उनका खंडन किया और तब जाकर के धर्म के क्षेत्र में भी सुधार हुआ। चौथा प्रश्न है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? छापे खाने के दो प्रभाव लिखिए। यानी जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, कुछ चीज़ें जो है छप करके समाज में आने लगी, लोगों के अंदर जागरूकता फैलने लगी। देखते हैं, जर्मनी निवासी गुटेनबर्ग ने, कौन था? जर्मनी का निवासी गुटेनबर्ग ने सन 1465 ईस्वी में 1465 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया। छापे खाने के आविष्कार ने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। यानी छापे खाने का आविष्कार का मतलब ये नहीं कि छापे खाने का आविष्कार हो गया और ज्ञान का प्रकाश वैसे ही फैल गया, नहीं। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो बुराइयों से कुछ ऊपर सोच करके उठ करके सोचने वाले थे, उन्होंने अपने अपने विचारों को उस छापे खाने के माध्यम से, यानी छपाई करके मैगजीन्स पेपर्स के माध्यम से है जो है जनता के अंदर जागरूकता पैदा की और जनता के अंदर जो अज्ञानता था, अज्ञानता का अंधकार जो था वो छटने लगा और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। यही बात हुई छापे खाने का मतलब। जैसे कि आज भी हम पेपर्स पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ हमको प्राप्त होती है। अगर हम पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़ नहीं देखते हैं, तो हमको बहुत सारे जानकारियों से जो है अनभिज्ञ रहते हैं, हमको पता नहीं चलता है। पांचवा है, पुनर्जागरण की परिभाषा लिखते हुए इसकी दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी पुनर्जागरण की परिभाषा यहाँ पर नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। नेहरू जी के अनुसार अज्ञानता के अंधकार को छोड़कर जैसे ही विद्या फिर से उदय हुआ, मानव मूल्यों और सभ्यता का पुनर्जन्म हो गया। यानी कि सबके जड़ में विद्या है, ज्ञान है, जो बुद्धि है, जिसको हम जो हमें पढ़ने लिखने से ही प्राप्त होती है। पुनर्जागरण की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामंतवाद और पुरानी सामाजिक मान्यताओं की समाप्ति हो गई। जो पुरानी सामाजिक मान्यताएं होती कि ये नियम मानिए, ये लोग बड़े हैं, इनका नहीं नियम मानते हैं। सामंतवादी प्रथा के अंतर्गत क्या होती थी, बड़े लोग जो हैं छोटे लोगों को दबाकर रखते थे। और जब पुनर्जागरण का परिणाम ये हुआ कि सब समाप्त हो गया। धर्म को त्याग कर सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर अधिक चिंतन होने लगा। यानी कि किसी भी घटना और किसी भी प्रोग्राम और उत्सव से रिलेटेड जो भी केवल जो धर्म से जुड़ी हुई थी, उसको वैज्ञानिक आधार पर उसके बारे में सोचा जाने लगा और माना गया। पुनर्जागरण 6 है, पुनर्जागरण कालीन 3 वैज्ञानिकों के नाम उनके योगदान सहित लिखिए। चलिए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि पुनर्जागरण कालीन जो वैज्ञानिक हैं, इसमें से 3 वैज्ञानिकों का नाम पूछा है। चलिए देखते हैं, इनका नाम याद रखते हैं और आगे देखते हैं। पहले हैं गैलीलियो इटली के वैज्ञानिक थे। उन्होंने दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। मार्को पोलो यह इटली के वैज्ञानिक थे। ये भी कहाँ के थे? इटली के ही थे। उन्होंने दिक् सूचक यंत्र का आविष्कार किया था, यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया था। न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए, आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि न्यूटन जब बालक थे तो पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से फल गिरता है, तो वो फल को देखते हैं और सोचते हैं कि फल टहनी से टूटकर फल ऊपर की तरफ न जाकर के नीचे की तरफ क्यों गिरा। और इसी चिंतन ने, उस बालक का यही चिंतन जो है आगे चल कर के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन के फलस्वरूप जो है उसका प्रतिपादन हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। कला और साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण कालीन 3 उपलब्धियां लिखिए।
पुनर्जागरण काल में साहित्यकारों एवं चित्रकारों ने नवीन दृष्टिकोणों को लेकर प्रगतिशील और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करके पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस तथा जूलियस सीजर, दाते की डिवाइन कॉमेडी, चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा तथा द लास्ट सपर उपलब्धियां हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ये तो लघु उत्तरीय था। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पुनर्जागरण से क्या तात्पर्य है? पुनर्जागरण के उदय के लिए उत्तरदायी 4 कारणों का वर्णन कीजिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण अर्थात रीनेसा, पुनर्जागरण अर्थात रीनेसा, जिसे पुनर्जन्म का परिभाषी शब्द कहा जाता है। पुनर्जागरण अर्थात रीनेसा, रीनेसा को पुनर्जन्म का परिवाची कहा जाता है, यानी समानार्थी कहा जाता है। यानी कि जो पुनर्जन्म का अर्थ जो है रीनेसा है और रीनेसा पुनर्जागरण है। अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई मानवता के ज्ञान विज्ञान के महासागर में डुबकी लगाने को कहा जाता है। समूचा यूरोप जो आज सभ्यता, प्रगति और विकास के क्षेत्र में अगुआ बना हुआ है, अज्ञानता और अशिक्षा के घने अंधकार में डूबा हुआ था। इतिहास साक्षी है कि 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य जो नवीनतम बौद्धिक क्रांति हुई उसे पुनर्जागरण कहा जाने लगा। पुनर्जागरण से आशय मानव जाति की उस अविकसित अवस्था से है जिससे जागृत होकर उसने सभ्यता और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अज्ञानता के गहन अंधकार में सोई मानवता का नींद से जागकर नवीन परिवर्तनों के पथ पर आगे बढ़ना ही पुनर्जागरण था। समूची मानवता धर्म के ठेकेदारों के शोषण और अन्याय से कराह रही थी। ऐसे में बौद्धिक क्रांति का जो चक्र चला उसने मानवता को पुनर्जागरण के विश्व में पहुंचा दिया। मानव मात्र ने स्वर्ग और नरक की छाया से निकलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में सोचना प्रारंभ कर दिया। इसी विचारधारा ने उसकी सभ्यता को पुनर्जन्म देकर जागृत कर दिया। एडगर स्वेन के शब्दों में पुनर्जागरण वह बौद्धिक परिवर्तन है जो मध्य युग से आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर होता है। रूढ़िवादी और अज्ञानी मानवता ने जब अशिक्षा और अंधविश्वासों की रात्रि का त्याग कर क्रांतिकारी परिवर्तनों के प्रभात में प्रवेश किया, बस वही पल मानव सभ्यता के पुनर्जागरण का काल बन गया। आगे चलते हैं। पुनर्जागरण का उदय। पुनर्जागरण अनायास ही नहीं हो गया, यानी कि जो पुनर्जागरण के फलस्वरूप तमाम तरह के प्रगति होना शुरू हो गया, लोग आगे बढ़ने लगे, कुरीतियों कुरीतियाँ जो है जड़ से समाप्त हो गई। तो ऐसी बात नहीं थी कि एक ही दिन चमत्कार हो गया। पुनर्जागरण अनायास ही नहीं हो गया, उसे जन्म देने और विकसित करने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे जो निम्नलिखित हैं। पहला था धर्मयुद्ध। धर्म प्रचार और तीर्थ स्थानों को लेकर तुर्कों और ईसाइयों में जो धर्म युद्ध है उनसे उत्पन्न नवीनतम विचारों ने पुनर्जागरण को जन्म दिया। ईसाई विद्वानों का इटली में प्रवेश, ये पढ़ चुके हैं आप लोग, लघुत्तरीय प्रश्नों में देख लिए हैं। आगे देखिए। तीसरा है नवीन धार्मिक मान्यताओं का उदय, ये भी देख चुके हैं। छापेखाने का आविष्कार, ये भी देख चुके हैं, ये सब लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए 5वां है भौगोलिक खोज यात्राएं। ये विस्तृत उत्तरीय में विस्तृत पॉइंट देंगे, अधिक पॉइंट देता है। लघु उत्तरीय में 2 कारण पूछता है, 3 कारण पूछता है, तो उतना ही हम बताएंगे। लेकिन विस्तृत उत्तरीय में जो है पूरे कारण, जो भी जितने कारण होते हैं उसको लिखना होता है। देखिए इसमें 9 हेडिंग है। चौथा है छापेखाने का आविष्कार। 1465 ईस्वी में जर्मनी निवासी गुटेनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया और 1476 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम कैक्सटन का छापाखाना खोलने का पथ प्रशस्त किया। छपी हुई पुस्तकों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाकर पुनर्जागरण को आगे बढ़ने का मार्ग दिखा दिया। यानी कि उन पुस्तकों में तमाम तरह के तर्क वितर्क, वैज्ञानिक साक्ष्य और उसका आधार प्रस्तुत किया गया होगा। एकदम अंधविश्वास का खंडन किया गया होगा। लोग पढ़े होंगे और जागरूक हुए होंगे। भौगोलिक खोज यात्राएं। यूरोप के साहसी नाविकों ने नए नाविक मीन्स जो समुद्री यात्री थे,
यूरोप के साहसी नाविकों ने नए नए देशों की भौगोलिक खोज यात्राएं कर वहां पुनर्जागरण को पैर जमाने का अवसर दे दिया। नवीन आविष्कारों की श्रृंखला। इस काल में वैज्ञानिकों ने नए नए आविष्कारों की श्रृंखला प्रस्तुत की और नवीन विचारों का सृजन कर पुनर्जागरण को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्रदान किया। छठा है साहित्यिक विकास। इस काल में साहित्यकारों ने नवीन दृष्टिकोणों को लेकर प्रगतिशील और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करके पुनर्जागरण को जन्म देने में बड़ा सहयोग किया। कलाओं का प्रभाव। यह काल ललित कलाओं के चरम विकास का काल था। चित्रकला, मूर्तिकला तथा संगीत कला ने अपने प्रभावों से पुनर्जागरण को जन्म देने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। आपका 9वां पॉइंट है मानवतावाद का बोलबाला। साहित्यकारों और कलाकारों ने मानवतावाद पर अधिक बल दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानवतावाद और राष्ट्रवाद का दिग्दर्शन करके पुनर्जागरण को जन्म ही नहीं अपितु उसे बढ़ावा भी दिया। जो साहित्यकार हैं अपने लेखनी के माध्यम से तमाम तरह के बुराइयों का खंडन किया, उसका समाधान प्रस्तुत किया और लोग उससे जागरूक हुए। दूसरा प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय में कि पुनर्जागरण की परिभाषा लिखते हैं उनकी 4 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हम लोगों ने पुनर्जागरण का परिभाषा पिछले भी पढ़ चुके हैं और डेविड ने कहा है कि धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। यहाँ पर डेविड ने लिखा है, देखिए। और यहाँ फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है पुनर्जागरण वास्तव में विद्या का पुनर्जन्म था जिसमें कला, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की उन्नति हुई। फिर यहाँ पर देखिए सेविल ने लिखा है पुनर्जागरण का आशय उन सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो मध्यकालीन युग के अंत में तथा आधुनिक काल के प्रारंभ में दृष्टिगोचर होते हैं। आगे देखते हैं। सेविल के अनुसार पुनर्जागरण नवीन परिवर्तनों, दृष्टिकोणों, शिक्षा तथा विज्ञान के रथ पर सवार होकर मध्यकाल के उबड़ खाबड़ मार्ग को पार करता हुआ आधुनिक युग के द्वार में प्रवेश कर पुष्ट बन गया। पुनर्जागरण ने अचेतन सभ्यता और संस्कृति पर जमी हुई समय की धुंध को हटाकर अब नवचेतना और जीवन का संचार कर मानवता का जयघोष किया। इतिहास में वही पुनर्जागरण का अध्याय बन गया। कितना बढ़िया वर्णन किया गया है, आप लोग देखिएगा, इसको लर्न करिएगा। अब चलते हैं पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं थी। पुनर्जागरण को उसकी निम्नलिखित विशेषताओं से पहचाना जा सकता है। पहला है सामंतवाद और पुरानी सामाजिक मान्यताओं की समाप्ति। दूसरा है धर्म को त्याग कर सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर अधिक चिंतन। तीसरा है रूढ़ियों और अंधविश्वासों के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को प्राथमिकता। चौथा है लैटिन और यूनानी भाषाओं की अपेक्षा स्थानीय भाषाओं के विकास पर बल। फिफ्थ है आलोचनात्मक और गवेषणात्मक प्रवृत्ति का उदय। सिक्स्थ है साहित्य कला और विज्ञान की उन्नति। मानवतावाद का जयघोष। 8 है तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचलन। 9वां है स्वर्ग नरक के स्थान पर इस लोक को सुधारने पर बल। ईश्वर के स्थान पर मानव को अधिक महत्व, यानी ईश्वर को उतना ही महत्व देना था जिससे कि मानव के अधिकारों और मानव के हित का हनन न हो। ऐसा नहीं है कि केवल ईश्वर को महत्व देना छोड़ दिया गया, ईश्वर को भी महत्व दिया जाता था, लेकिन ईश्वर को ही ध्यान में रखते हुए जो आम जनजीवन था वो प्रभावित न हो, उनको कष्ट न हो, यह सोच जो है विकसित हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है यूरोप के धर्म, समाज और आर्थिक जीवन पर पुनर्जागरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण के परिणाम और प्रभाव, इसको आप लोग देख ही चुके हैं। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में प्रगति हुआ, सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ, धार्मिक क्षेत्र में सुधार हुआ, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन, भाषा और साहित्य का विकास, कलाओं का विकास। यहाँ पर है राष्ट्र का विकास।
पुनर्जागरण ने सामंतवाद को समूल नष्ट करके यूरोप में राष्ट्रवाद की जो धारा प्रवाहित की, उसने समूचे जनमानस में राष्ट्रवाद का संचार कर दिया। प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक राष्ट्रवादी सत्ता की स्थापना का सपना खोजने लगे। यानी कि उससे अन्य देश भी क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। नवीन युग का सूत्रपात। पुनर्जागरण ने यूरोप के सभी क्षेत्रों में नवीनता की धारा प्रवाहित करके उसे समूचे विश्व का नेतृत्व सौंप दिया। फोर्थ क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण यूरोप के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को गहराई तक प्रभावित किया। इसे कथन की तर्क देकर पुष्टि कीजिए। तो उत्तर के लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 के उत्तर का अवलोकन कीजिए। इसी में इसका क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए पुनर्जागरण का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण का क्या महत्व है, देखते हैं पुनर्जागरण का महत्व। पुनर्जागरण विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना और बौद्धिक क्रांति के रूप में घटी अद्वितीय प्रगति की एक श्रृंखला है। पुनर्जागरण के कारण यूरोप के जनजीवन ने प्राचीन परंपराओं, शोषण और अंधविश्वास के केंचुल को त्याग कर, यानी केंचुल जो सांप की केंचुली होती है, उसी तरह से मतलब जो ये जो चढ़े हुए थे, मतलब कवर चढ़ गया था, उसको हटाया गया, जिससे कि वास्तविकता नहीं दिख रही थी। उस पे ऊपर कवर चढ़ गया था और वास्तविकता छिपी हुई थी, उसको हटा दिया गया। केचुल को त्याग कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुखद जनजीवन और श्रेष्ठ धार्मिक विश्वासों का आवरण धारण किया। आत्मगौरव और मानवतावाद ने अब मानव को सत्ताधारियों की अनुचित आज्ञाओं की अवहेलना करने का साहस दिया। यानी जो सत्ताधारी थे, तमाम तरह के नियम कानून और फतवा जारी कर देते थे, तमाम तरह की सजा दे देते थे, उसकी अवहेलना करने का, उसका विरोध करने का उनके अंदर साहस पैदा हो गया। शासित वर्ग, यानी वो वर्ग जो शासन करता था, यानी समाज और समाज के जनता के ऊपर जो है शासन करता था, शासित वर्ग तर्क और आलोचना की कसौटी पर कसकर जीवन को आगे बढ़ाने लगा। धार्मिक ग्रंथों ने आस्थाओं को बदल दिया, जबकि दर्शन और इतिहास ने प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए। प्रोटेस्टेंट नामक नया धर्म रूपी फल पुनर्जागरण रूपी वृक्ष की ही उपज है। आप लोग को पता होगा कि जो प्रोटेस्टेंट जो एक रूल था, जिसके तहत जो है मार्टिन लूथर ऑब्जेक्शन किया था धर्म के ठेकेदारों का, और उसी को बारे में यहाँ पर कहा गया है। अगला देखते हैं, थोड़ा सा है। पुनर्जागरण सचमुच युग के आरंभ का प्रधान विषय है। ईसाइयों के अनुसार यह मनुष्यों के मस्तिष्क में परिवर्तन से उत्पन्न हुआ। अब यह व्यापक रूप से मान्य है कि सामाजिक और आर्थिक मूल्यों ने व्यक्ति की जीवन धारा को मोड़ते हुए इटली में एक नए और शक्तिशाली मध्यवित्त वर्ग को जन्म दिया और इस प्रकार बौद्धिक जीवन में क्रांति पैदा की। बच्चों, हम लोगों ने पुनर्जागरण को देखा और अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और सुनेंगे। तब तक इसको तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। सबके लिए यूजफुल है, लाभदायक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी लाभदायक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।